Hello students. So we will continue with the chapter number 8. So last session may we have done innate and acquired immunity. Now we will be discussing the next topic of active and passive immunity. Okay? Now whenever we are talking about active immunity का मतलब है when the body is fighting against the germ and preparing antibodies. So whenever any germ enters inside the body, तो body will be fighting against that particular germ, antibodies will be prepared. तो जो भी B cells हैं वो पूरा प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाएंगे, टी सेल्स के मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाएंगे. तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस विल बी कमिंग अंडर एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ एक्टिव इम्यूनिटी का बेनिफिट क्या होगा? दैट इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी बहुत सारे मेथड से इंड्यूस हो सकती है, नेचुरल मेथड से भी इंड्यूस हो सकती है. जैसे लेट्स से कि अगर कोई पर्सन है एंड द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स वायरस, किसी को अगर स्मॉल पॉक्स हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो स्मॉल पॉक्स वायरस है इट विल स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मेमोरी बी सेल्स टी सेल फॉर्म होंगे. तो नेचुरली भी पर्सन एक्टिव इम्यूनिटी को अक्वायर कर सकता है. आर्टिफिशियल मेथड से भी एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं. जैसे आपने देखा होगा इंडिया में मास लेवल पे पोलियो ड्रॉप्स वाला प्रोग्राम चलता है. तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चे को पिलाई जाती हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, बट ये नेचुरल नहीं है, ये हमने आर्टिफिशियली इंड्यूस की हैं. जितनी भी वैक्सीन्स हम देते हैं दे आर ऑल मेंट फॉर जनरेशन ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी. वैक्सीन का मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर. लेट्स से कि हमें किसी पर्सन को वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है. तो हाउ आर दीज वैक्सीन मेड एंड व्हाट इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल? तो वैक्सीन का मतलब है कि वी आर टेकिंग ईदर अ डेड और अ वीकेंड पैथोजन. आई थिंक ये टर्म एनसीईआरटी बुक में यूज़ होगा. या तो हम पैथोजन ले रहे हैं जो कि डेड होगा, या फिर ऐसा पैथोजन ले रहे हैं जो हाईली इनएक्टिवेटेड है. सो वी हैव टू टेक अ पैथोजन विच विल बी डेड और इनएक्टिवेटेड. सो वेन एवर वी आर टेकिंग अ डेड और इनएक्टिव पैथोजन, जैसे लेट्स से कि पोलियो की हमें वैक्सीन बनानी है, तो जो पोलियो वायरस है अगर हम उसको पूरा किल कर देंगे तो जो वैक्सीन बनेगी उसमें डेड पोलियो वायरस प्रेजेंट होंगे. ऑन द अदर हैंड हम वैक्सीन लाइव वायरस को भी लेके बना सकते हैं, बट उस लाइव वायरस को हमें काफ़ी टाइम तक हार्श कंडीशन में रखना होगा. मे बी हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, हाईली एसिडिक हाईली बेसिक पीएच पे हम उसको रख सकते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल में हम उसको एटलीस्ट फ्यू ईयर्स के लिए रख सकते हैं, सो दैट कि वो इतना इनएक्टिव हो जाए दैट दैट पर्टिकुलर वायरस शुड नॉट बी एबल टू कॉज डिजीज़. दोनों ही तरीके से पोलियो की वैक्सीन बनती है. हालांकि ये नीट के एग्ज़ाम से ज़्यादा कोरिलेटेड है, बट ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे. अगर हमने पोलियो वायरस को किल कर दिया तो जो वैक्सीन बनती है जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाई है उसके नेम के अकॉर्डिंग है, एंड दैट इज़ नोन एज साल्क वैक्सीन. ओके. अगर हमने पोलियो वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब वायरस तो लिविंग है लेकिन हमने उसको वीक कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, देन दैट टाइप ऑफ वैक्सीन वुड बी नोन एज सेबिन वैक्सीन. तो दोनों तरीके से हम वैक्सीन बना सकते हैं कि हमारा जो भी पैथोजन है या तो हम उसको डेड फॉर्म में ले सकते हैं या हम उसको लाइव लेंगे, लेकिन लाइव इतना वीक होना चाहिए कि वेन एवर वी आर एडमिनिस्ट्रिंग दैट वैक्सीन, जैसे हम वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे जिसमें कि डेड या वीक पैथोजन प्रेजेंट है, when this vaccine will be given into the body, so this will go and activate the immune system पूरा activate हो जाएगा. and once the immune system gets activated, तो जो immune system है जो भी हमने वैक्सीन के थ्रू पैथोजन दिया है उसको अच्छे से स्टडी कर लेगा, बी सेल्स टी सेल्स पूरा एक्टिवेट हो जाएंगे, एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगी, एंड लेटर ऑन मेमोरी एंड बी सेल एंड टी सेल्स वुड बी फॉर्म. तो एक बार मेमोरी सेल्स फॉर्म हो गए तो अगर फ्यूचर में एक बार आपने वैक्सीन दे दी, मीन्स उसको इंजेक्शन दे दिया या टैबलेट जिस भी फॉर्म में हम उसको दे रहे हैं, वी हैव गिवन दैट वैक्सीन मोस्टली इंजेक्शंस के फॉर्म में ही होती हैं. तो वंस वी हैव गिवन दैट तो मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स वुड बी फॉर्म्ड, और फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, लेट्स से कि हमने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली पोलियो वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम पूरा प्रिपेयर हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट है, मेमोरी बी सेल टी सेल फॉर्म हो चुके हैं. अगर फ्यूचर में कभी पोलियो वायरस उस चाइल्ड की बॉडी के ऊपर अटैक करेगा या बॉडी में एंटर करेगा, तो दीज मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल विल डिस्ट्रॉय द एक्चुअल पोलियो वायरस. तो वैक्सीन जब भी हम देते हैं, वैक्सीन प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा? दैट द पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन. तो उस प्रोसेस का नेम हो जाएगा इम्यूनाइजेशन. आपकी बुक में दो टर्म मेंशन है, वैक्सीनेशन एक तो मेंशन है और एक मेंशन है इम्यूनाइजेशन.
तो वैक्सीनेशन प्रोसेस का मतलब है जिस प्रोसेस में हम पर्सन को वैक्सीन्स दे रहे हैं, वैक्सीन्स मतलब डेड या वीक पैथोजन हम दे रहे हैं, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज वैक्सीनेशन। तो जब भी हम वैक्सीनेशन करेंगे, जैसे हमने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट द पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन, और उस प्रोसेस का नेम हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन कॉज है और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट वुड बी इम्यूनाइजेशन, कि वैक्सीनेशन के बाद जो पर्सन है वो डिजीज के लिए इम्यून हो जाएगा। सो नाउ लेट्स रिकैपिचुलेट दी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हम नेचुरल तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। लाइक वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इट विल बी मेकिंग बी सेल्स एंड टी सेल्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन, नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस के केस में भी आजकल ये बहुत आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी में कोरोना वायरस एंटर हो चुका है, उनको पता भी नहीं है, बट बिकॉज दे हैड अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, तो दैट इम्यून सिस्टम हैड फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, मेमरी, बी सेल, टी सेल सब फॉर्म हो चुके हैं, तो वो नेचुरली रिकवर भी कर चुके हैं। तो दैट विल बी अ केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें पर्सन नेचुरली रिकवर कर रहा है, हमने उसको कोई वैक्सीन नहीं दी है। बट एक्टिव इम्यूनिटी हम इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती है, क्योंकि वैक्सीनेशन इसीलिए प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं ताकि पीपल दे बिकम हेल्दी अगेंस्ट वेराइटी ऑफ पैथोजेंस। जैसे इंडिया में एक अभी रिसर्च स्टडी में प्रूव हुआ है कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का भी वैक्सीनेशन दिया जाता है ड्यूरिंग द चाइल्ड स्टेज। ये जो हम ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीनेशन दे रहे हैं, इससे हमारे लंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेंस हैं जो लंग्स को अटैक करते हैं, उसको फाइट करने का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसका रिजल्ट ये है कि इंडियंस में, इसीलिए टचवुड में भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडियंस में जो फर्टैलिटी रेट है, मीन्स हाउ मेनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इट इज़ वेरी लेस। लेकिन जिन भी कंट्रीज़ ने ट्यूबरक्लोसिस की या और जो लंग से रिलेटेड पैथोजेंस हैं उनकी वैक्सीनेशन स्टॉप कर दी है, वहाँ पे फर्टैलिटी रेट ज़्यादा है, जैसे इटली में इट इज़ वेरी हाई। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे, क्योंकि अब ये पैथोजेंस यूजुअली नहीं फाउंड होते, तो अब वो इसकी वैक्सीन भी नहीं देते। एंड सेकेंड रीज़न ऑफ कोर्स इज़ दैट कि वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो ऐसे लोगों की ज़्यादा हुई हैं जिनकी एज हाई है, विच वर हैविंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वन ऑफ द रीज़न विच इज़ कमिंग टू यू नो कंक्लूजन इज़ दैट कि इंडिया में बहुत सारे आज की डेट में भी वैक्सीनेशन में प्रोग्राम जो गवर्नमेंट रन करती है, उसमें बहुत सारे ऐसे हम वैक्सीनेशंस दे रहे हैं अगेंस्ट पैथोजन जो लंग्स को अटैक करते हैं, एंड मे बी दे आर हेल्पिंग इन वन वे और द अदर इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है when the body is fighting against the germ and preparing memory cells and memory B cell and T cell। इसका ऑपोजिट हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में तो बॉडी खुद से काम कर रही है, जो अपनी मेमोरी बी सेल्स टी सेल्स हैं वो खुद बना रही है। इसका ऑपोजिट हो जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी में लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया, उस केस में हम वेट नहीं करेंगे। एक्चुअली स्नेक बाइट एक टाइप का पॉइजन है, इम्यून सिस्टम उसको भी रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, नो डाउट मेमोरी बी सेल टी सेल भी फॉर्म होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो स्नेक बाइट का पॉइजन है, क्योंकि वो बॉडी में लार्ज अमाउंट में एंटर हुआ है, और स्नेक बाइट का पॉइजन या तो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है या आरबीसी को, तो अगर हमने इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द पर्सन में डाई ऑल्सो। तो हम वहाँ पे वेट नहीं कर सकते कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से एंटीबॉडीज़ बनाए, खुद से मेमोरी बी सेल टी सेल्स फॉर्म करे। वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। सो व्हाट वी आर सिंपली डूइंग इज़ कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है और हमें पर्सन की लाइफ सेव करनी है, उस केस में वी विल बी गिविंग दिस पर्सन रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ओके, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मतलब जो हमने एंटीबॉडीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं, वो एंटीबॉडीज़ इस केस में हम इस पेशेंट को दे देंगे सो दैट द लाइफ ऑफ द पर्सन कैन बी सेव्ड। अब स्नेक बाइट्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक्चुअली जो पॉइजनस स्नेक्स हैं, इंडिया में जितने भी पॉइजनस स्नेक्स हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब जो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हीमोलाइटिक हैं, मीन्स आरबीसी को डैमेज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के स्नेक ने बाइट किया है, उस टाइप का हम उसको एंटीडोट देते हैं। एंटीडोट मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक बाइट, तो वो हम उस पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। तो ये एंटीडोट या जो भी रेडीमेड
एंटीबॉडीज़ हैं, पहले इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता था कि जो स्नेक पॉइजन है उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, ओके, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दे सकते बिकॉज इट विल बी फेटल फॉर द एनिमल। तो जो भी स्नेक पॉइजन है we will be diluting it, and after we have done the dilution उसके बाद हम इसे हॉर्सेस या किसी भी so once we have diluted the snake poison, now this snake poison will be injected into the body of horses। पहले इसी तरीके से एंटीबॉडीज़ बनाते थे। तो ऑब्वियसली जो हॉर्सेस का इम्यून सिस्टम है, क्योंकि हमने पॉइजन बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया है, तो हॉर्सेस का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन, एंड नाउ इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़। उसके बाद क्योंकि हॉर्सेस का बॉडी साइज़ बहुत लार्ज है, उसमें से वी विल बी ड्रॉइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, मे बी 1 लीटर और सो, और उस ब्लड को फिल्टर करके एंटीबॉडीज़ हम निकाल लेते हैं एंड उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके मार्केट में सेल कर देंगे। सो दैट इज़ हाउ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे वर प्रिपेयर्ड अर्लियर। सिमिलरली अगर किसी को टेटनस की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे किसी आयरन ऑब्जेक्ट से बॉडी में कट लग गया है, तो ऑब्वियसली जब किसी शार्प आयरन ऑब्जेक्ट से कट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो डॉक्टर्स टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। सो दैट टेटनस इंजेक्शन ऑल्सो कंटेन्स रेडीमेड एंटीबॉडी, उसमें भी पहले से ही प्री फॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो जब हम वो एंटीबॉडीज़ दे देंगे, तो इन केस अगर पर्सन की बॉडी में टेटनस पैथोजन एंटर हुआ है, these antibody will destroy that pathogen and the person will remain safe from tetanus। तो जो भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ स्नेक बाइट और वी कैन हैव टेटनस, जहाँ पे हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, हम वेट नहीं कर सकते कि पर्सन का जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो खुद से मेमोरी बी सेल टी सेल बनाए, तो इन दैट सिचुएशन वी विल बी गिविंग रेडीमेड एंटीबॉडी एंड दिस विल बी नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, ओके। तो एज आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल कि पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी के लिए सबसे लर्न करने का सिंपल सा ट्रिक यही है कि अगर आपने खुद से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा, दैट विल बी योर एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आपने सिर्फ कॉपी करके एग्ज़ाम दे दिया, दैट वुड बी पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी अगर हम किसी को दे रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेमोरी बी सेल टी सेल जनरेट नहीं होंगी। और अगर फ्यूचर में, जैसे टेटनस का ही एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं कि किसी पर्सन को आयरन ऑब्जेक्ट से कट लगा है, टेटनस का इंजेक्शन हमने दिया है, क्योंकि हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी हैं, कोई मेमोरी बी सेल टी सेल नहीं फॉर्म हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रोसेस है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही सफिशेंट होती हैं। 6 मंथ के बाद अगर दोबारा आपको किसी आयरन शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी लगी है, तो आपको दोबारा टेटनस का जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ता है। तो जो भी पैसिव इम्यूनिटी है, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही सफिशेंट होती है। देन पैसिव इम्यूनिटी भी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे ये जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, स्नेक के अगेंस्ट जो हम एंटीडोट देते हैं, या टेटनस के लिए हम जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जो हमने बॉडी में आर्टिफिशियली इंड्यूस किए। नेचुरल वे में भी पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है, जैसे लेट्स से कि हाउ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी विल बी टेकिंग प्लेस। वी ऑल नो कि मदर्स की बॉडी में विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा द फीटस इज अटैच, तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्लासेंटा लॉट ऑफ एंटीबॉडीज आर गोइंग फ्रॉम द मदर्स बॉडी इनटू द फीटस। तो ये जो प्लासेंटा है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लासेंटा, मदर का ब्लड तो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, बट इस प्लासेंटा के थ्रू बहुत सारी आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो मदर्स की बॉडी से फीटस की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड अगेंस्ट वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस। तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जा रही हैं फीटस के अंदर, फीटस के इम्यून सिस्टम ने वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई हैं, तो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का एक और एग्जाम्पल भी है, वॉट एवर मदर्स मिल्क इज़ देयर, स्पेशली जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, विच इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम, दैट फर्स्ट मिल्क कंटेन्स प्लेंटी ऑफ एंटीबॉडी, उसमें स्पेशली IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है। नीट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सी एंटीबॉडीज़ मिल्क में प्रेजेंट है, तो मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, दे आर ऑफ IgA टाइप। IgA का मतलब है ऐसी एंटीबॉडीज़ जो सिक्रीशंस में प्रेजेंट है, जैसे हमारा सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, टीयर है,
मिल्क है, बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं उसमें हमेशा IgA टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं. सो वेन एवर द फीटस विल बी हैविंग दिस मिल्क, automatically the antibodies will be transferred. So again this will be an example of passive immunity. So we have discussed the term active immunity, we have discussed the term passive immunity, we have also discussed vaccination and immunization. अब इसमें हमें एक टर्म और डिस्कस करनी है, दैट इज वी कैन मेक वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. बायोटेक चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी है कि हाउ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड. तो मैंने आपको बताया था पहले वैक्सीन्स बनती थी हॉर्सेस में, कि जो भी हमारा स्नेक वेनम है या टेटनस वाला बैक्टीरिया है उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके हम हॉर्सेस की बॉडी में इंजेक्ट करते थे. फिर हॉर्सेस से ब्लड को ड्रॉ करते थे, उसमें से वी वर सेपरेटिंग द एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द ब्लड एंड दे वर बीइंग गिवन. बट नाउ अ डेज वी हैव अ न्यू वे ऑफ जनरेटिंग एंटीबॉडीज़ and that is called recombinant DNA टेक्नोलॉजी. जैसे लेट्स से कि इसमें हम पूरा वायरस नहीं लेंगे, इसमें आई थिंक आपकी बुक में NCERT बुक में हेपेटाइटिस बी वाला एग्जाम्पल मेंशन है कि जो हेपेटाइटिस बी वाला वायरस है उसमें जो वायरस की सरफेस के ऊपर, लेट्स से दिस इज द वायरस, उसके सरफेस के ऊपर जो भी प्रोटीन्स या बाकी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है उस वायरल कोड का वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट. सो वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वायरस कोड. ओके, इसको जो जीन बनाती है वो जीन हम यहाँ से वायरस के DNA से कट कर लेंगे, उसको फिर वही पूरा प्रोसीजर कि हम रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे. बट यहाँ पे हम उसको बैक्टीरिया के अंदर नहीं डाल रहे, वी आर एडिंग इट इनसाइड ईस्ट. जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में लर्न किया था कि वी इंसर्ट द जीन इनसाइड ई कोलाई, ऐसे ही हम ईस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं. तो जो भी वायरस की जीन है जो इसका ये प्रोटीन बनाती है उसको हमने नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट या प्लाज्मिड DNA के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको फिर हमने ईस्ट के अंदर डाल दिया. तो जिस ईस्ट के अंदर ये वायरस वाली जीन प्रेजेंट है उसको हम बायोरिएक्टर टैंक्स में ग्रो करेंगे और लार्ज स्केल पे हमारा ये जो प्रोटीन है दिस प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड. इसको अगर हम इंजेक्शंस के फॉर्म में, वैक्सीनेशन के फॉर्म में अगर पर्सन को देंगे तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो मेमोरी बी सेल टी सेल्स फॉर्म होंगी एंड वी कैन यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. तो आज की डेट में हम वैक्सीन्स जो हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनाते, बट इस वे से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से वी कैन प्रिपेयर दी वैक्सीन्स. रेडीमेड एंटीबॉडीज़ भी बना रहे हैं बट उसमें प्रोसीजर ये वाला यूज़ नहीं करते, उसमें हम प्रोसीजर जो यूज़ करेंगे दैट विल बी डिफरेंट. तो वैक्सीन्स बनाने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन विच वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पैथोजन और उस स्मॉल पार्ट को हम ईस्ट के अंदर डाल के उसको लार्ज स्केल में हम ग्रो कर सकते हैं. दैट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट एलर्जी. नेक्स्ट जो टॉपिक है, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट एलर्जी. एलर्जी टर्म तो सबने सुनी होगी. जैसे कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को प्लांट पोलन से एलर्जी होती है. तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एलर्जी. सो दिस इज़ अ सिंपली कंडीशन इन विच हार्मलेस सब्सटेंसेज, नॉर्मली वो सब्सटेंसेज हार्मफुल नहीं होते, जैसे डस्ट है, प्लांट का पोलन ग्रेन है. सो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू दीज सब्सटेंसेज द पर्सन विल स्टार्ट स्नीजिंग, उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाटरी आइज हो जाएंगे, वीजिंग हो जाएगी. वीजिंग मतलब कि जब ब्रीदिंग होती है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सो वीजिंग वुड बी देयर. बॉडी के ऊपर रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो जो भी ऐसे सिम्टम्स हैं दे आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट कॉजेज एग्जैक्टली एलर्जी. एलर्जी में जैसे लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे एलर्जन वर्ड यूज़ किया गया है. NCERT में भी आई थिंक यूज़ किया एलर्जन. एलर्जन मीन्स एनी सब्सटेंस विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग एलर्जी. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे एलर्जी कॉज हो सकती है दैट विल बी नोन एज एलर्जन. ये डस्ट भी हो सकता है, मे बी इट कुड बी अ डस्ट पार्टिकल, इट कुड बी अ पोलन ग्रेन. तो कोई भी ऐसा नॉर्मल हार्मलेस सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव स्टेट में लेकर आ रहा है और एलर्जी कॉज कर रहा है, दैट वुड बी नोन एज एलर्जन. तो जब फर्स्ट टाइम एलर्जन बॉडी में एंटर हो रहा है तो यू कैन सी बी सेल उसको बाइंड कर रही हैं, उसको रिकोगनाइज कर रही हैं. बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाएंगी. प्लाज्मा सेल्स कैन फॉर्म एंटीबॉडीज ऑन अ लार्ज स्केल.
बट यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सा फिनोमिनन है कि यहाँ पे IgG टाइप की एंटीबॉडी नहीं फॉर्म हो रही फॉर सम अननोन रीजन, जिसके ऊपर अभी स्टिल लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन. IgE टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं. ओके, अब ये जो IgE एंटीबॉडीज बनी है, बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड मास सेल्स, उसके ऊपर जाके IgE एंटीबॉडीज बाइंड हो चुकी हैं. यू कैन सी इट हेयर. ओके, अब सेकेंड टाइम तो ये था सारा प्रोसेस जब पैथोजन बॉडी में, एलर्जन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, मतलब बी सेल ने एलर्जन को रिकोगनाइज किया, उसके अगेंस्ट IgE एंटीबॉडीज़ बनाई, फिर ये IgE एंटीबॉडीज़ जो है वो मास सेल्स के ऊपर जाके बाइंड हो गई. अब अगर सेम एलर्जन बॉडी में फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है एलर्जन, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है, सेकेंड टाइम में भी द एलर्जन इज एंटरिंग इनसाइड द body. So once the allergen is entering inside the body, it can bind on the receptors which are present on the mast cells. तो जैसे ही मास सेल्स के ऊपर बाइंड करेगा तो मास सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल स्टोर होते हैं, स्पेशली केमिकल स्टोर होते हैं विच आर कॉल्ड हिस्टामाइन, यू कैन सी इट इज़ रिटन हेयर, और इट कुड बी सेराटोनिन. तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो मास सेल्स के अंदर स्टोर है. तो जैसे ही एलर्जन उसके साथ बाइंड करेगा, दीज सेल्स विल स्टार्ट रिलीजिंग दीज केमिकल. अब ये जितने भी केमिकल्स हैं, हिस्टामाइन है, सेराटोनिन है, they are all capable of causing vasoconstriction. vasoconstriction का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको वो उनका जो डायमीटर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. ओके, सो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो रहा है, लेट्स से कि अगर विंड पाइप का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मींस विंड पाइप का जो डायमीटर है अगर वो नैरो हो जाएगा, ये आपका इनिशियल विंड पाइप है व्हेन नो हिस्टामाइन और एलर्जन वाज रिलीज्ड इन द बॉडी, और ये तब है जब हिस्टामाइन सेरोटोनिन रिलीज हो गया. तो कैन यू सी अब उसका जो डायमीटर है विंड पाइप का वो रिड्यूस हो गया, मतलब विंड पाइप पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है. तो ऑब्वियसली गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा. तो जब भी लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला साइन यही होता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, and that is all caused by these chemicals. These chemicals are released by the mast cells when they are binding with the allergen for the second type. तो ये जो रिएक्शन है जिसमें पूरा बॉडी एबनॉर्मली रिएक्ट कर रही है अगेंस्ट नॉर्मल सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एलर्जी. तो इसका कॉज अभी एग्जैक्ट क्या है, क्यों कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, ये अभी भी स्टिल अंडर स्टडी है, वी स्टिल डू नॉट नो. आपने देखा होगा अगर किसी पर्सन को एस्थमा है, एस्थमा इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलर्जी, तो उनके पास आपने देखा होगा कुछ पम्प्स होते हैं, हैंड पम्प्स हैं, पंप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिससे वो मेडिसिन लेते हैं. तो ये जितनी भी मेडिसिन वो लेते हैं उसमें ये जो केमिकल्स हैं जिससे एलर्जी हो रही है उसका ऑपोजिट वाला केमिकल होता है. जैसे हिस्टामाइन से एलर्जी कॉज होती है, तो जो इनहेलर्स लेते हैं एस्थमा पेशेंट्स, उसमें एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन फॉर्म होती है. एंटी हिस्टामाइन मतलब इस केमिकल को डिस्ट्रॉय करने वाला उसका ऑपोजिट केमिकल है. तो अगर आप वो इनहेलर ले रहे हो तो जो विंड पाइप कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब जिसका डायमीटर स्मॉल हो गया था, वो फिर से रिलैक्स कर जाएगी, मीन्स उसका साइज़ पहले जितना हो जाएगा. तो जो एयर एक्सचेंज पहले मुश्किल हो गया था, ब्लॉक हो गया था, अब वो एयर एक्सचेंज नॉर्मली परफॉर्म होगा. तो जो भी इनहेलर्स लेते हैं एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं, उसमें नेचुरल केमिकल्स जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका ऑपोजिट होते हैं. उसमें एंटी हिस्टामाइन में भी प्रेजेंट हो सकता है, उसमें एड्रेनलिन हो सकता है, उसमें स्टीरॉयड हो सकता है. तो ये जितने भी केमिकल्स होते हैं जो इनहेलर्स में दिए जाते हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो इसको तभी यूज़ करना चाहिए जब एलर्जी ज़्यादा है. अगर बहुत लो पे एलर्जी है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसका ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड्स हैं या जितने भी एंटीहिस्टामाइंस हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. मे बी वेट गेन हो सकता है या बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो जब तक थोड़ा ज़्यादा सिवियर नहीं है, इट शुड बी बेस्ट अवॉइडेड. ओके, सो जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस एंड रीड इट. Then we have to discuss next topic, which is a very small topic, and that is we have to discuss about now autoimmunity. तो इम्यून सिस्टम की एक सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है. सो इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सेल्फ नॉन सेल्फ का मतलब है कि बॉडी की जो सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो होती हैं सेल्फ. जो बाहर से कोई चीज़ बॉडी के अंदर एंटर हो रही है दैट वुड बी नोन एज नॉन सेल्फ. तो इम्यून सिस्टम का सबसे यूनिक फीचर यही है
कि वो बॉडी के जो खुद के सेल्स हैं उसमें और जो नॉन सेल्फ सेल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है. बट वॉट विल हैपन इफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू. अगर वो सेल्फ नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए या किसी रीज़न से बॉडी के किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को नॉन सेल्फ कंसीडर कर ले और अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन विल बी नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. एक्चुअली जब इम्यून सिस्टम में बी सेल टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है, बी सेल्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? इट इज़ बीइंग डन इन द बोन मैरो. टी सेल्स की ट्रेनिंग होती है थाइमस में. तो जितने भी बी सेल टी सेल्स हैं, जब उनकी ट्रेनिंग प्रोसीजर चलता है, वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जाते हैं, हर टाइप के सेल्स को स्टडी करते हैं. ब्रेन में भी जाएंगे, ब्रेन में जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनके प्रोटीन्स, उसके ऊपर जो भी लिपिड्स हैं, शुगर्स हैं, सबको स्टडी करेंगे. लिवर के पास भी जाएंगे, जॉइंट्स के पास भी जाएंगे, स्किन में भी जाएंगे. सो दे विल बी गोइंग इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे विल बी स्टडिंग द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन देम, और उसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं. बट अगर ट्रेनिंग के टाइम पे मे बी बाई चांस अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन उनसे स्किप हो गया, लेट्स से कि इफ दे आर नॉट एबल टू रीच टू द मसल्स, तो जब वो मेच्योर हो जाएंगे और बॉडी में दे विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में मसल्स को रीड ही नहीं किया, उसको स्टडी नहीं किया. सो दे विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग मसल एज अ नॉन सेल्फ पार्ट. मतलब उनको लगेगा कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन उनके अंदर स्टोर्ड ही नहीं है. नाउ दे विल स्टार्ट अटैकिंग द मसल. तो अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी पार्ट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, देन दैट कंडीशन विल बी नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. इसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइएस्थेनिया ग्रेविस. ये आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में भी गिवन है मसल वाले चैप्टर में. तो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज़ हैं, वो मसल्स को रिकग्नाइज करती हैं एज नॉन सेल्फ. तो मसल्स के अंदर जितने भी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, ये भी आपके क्लास 11th में एक बार जस्ट इसको रिवाइज कर लेना. सो दे विल स्टार्ट अटैकिंग द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डैमेज हो गए तो मसल्स वीक हो जाएंगी एंड दैट डिजीज़ विल बी नोन एज माइएस्थेनिया ग्रेविस. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिस्ट इज़ एंडलेस, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट माइएस्थेनिया ग्रेविस. देन वी ऑल्सो हैव क्रोनिक अनीमिया. क्रोनिक अनीमिया में व्हाट विल हैपन कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इट विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग आरबीसी एज नॉन सेल्फ. आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा. आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो धीरे धीरे बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा. दैट डिजीज विल बी नोन एज क्रोनिक अनीमिया. आई थिंक आपकी बुक में रिमेटॉइड आर्थराइटिस का भी एग्जाम्पल है, वो भी रीड कर लेना. रिमेटॉइड आर्थराइटिस मीन्स जिसमें जॉइंट्स के ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक करेगा. दैट कंडीशन विल बी नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. उसमें पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे. ओके, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, इसका कोई क्योर नहीं है, बिकॉज ये तो इम्यून सिस्टम जो है वो फॉल्टी वे में एक्ट कर रहा है, अपनी खुद के बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है. तो इसका कोई क्योर नहीं है. रीजंस भी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है. सम पीपल से कि मे बी कुछ डिफेक्टिव जीन्स की वजह से हो सकता है, मे बी जेनेटिक रीज़न कुड बी देयर. कई बार ये किसी ड्रग का या किसी फूड का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. जैसे एक बड़ा ही क्लासिकल केस था, आई थिंक रशिया में था या कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, दैट देयर वाज अ लेडी हु वाज टोटली वेजिटेरियन. शी यूज टू टेक वेजिटेरियन डाइट. तो मे बी शी वेंट टू हांगकॉन्ग या सम अदर नियर बाई एरिया. तो वहाँ पे मोस्टली नॉन वेज फूड आइटम, सी फूड बहुत मिलता है. तो शी ट्राइड सी फूड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो भी उसने सी फूड खाया उससे बॉडी में एलर्जी स्टार्ट हो गई, बॉडी के ऊपर रैशेज हो गए, एंड विद इन अ वीक और सो उसकी मसल्स में जो है वीकनेस स्टार्ट हो गई. मे बी जो उसने सी फूड लिया उसमें कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट होगा, और मे बी सम अदर मॉलिक्यूल वुड बी प्रेजेंट, जिससे उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव स्टेट में एक्टिवेट हो गया एंड इट स्टार्टेड अटैकिंग द मसल्स. तो लेटर ऑन व्हेन ऑल द टेस्ट वर बीइंग डन, तो डॉक्टर सेड नाउ यू हैव डेवलप्ड ऑटो इम्यूनिटी फॉर द मसल्स, मीन्स द इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग द मसल. तो कई बार कुछ फॉल्टी फूड आइटम से या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल रीज़न भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट रीज़न इज स्टिल अननोन. तो इस केस में हमें रीज़न ही नहीं पता, तो ट्रीटमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब तक पर्सन लाइव है तब तक काम करता रहेगा एंड इट विल कीप ऑन अटैकिंग द सेल. तो वी हैव वेरी फ्यू प्रिवेंटिव मेजर. या तो हम उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं. इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब ऐसी मेडिसिन जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा. जैसे हमने OKT3 का एग्जाम्पल ऑलरेडी लर्न किया है. तो कोई भी ऐसा इम्यूनोसप्रेसेंट दे दो जो इम्यून सिस्टम को
एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, दैट कैन हेल्प द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यूनिटी। या फिर हम उसका ब्लड फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसमें हम पेशेंट का पूरा ब्लड बॉडी से निकाल थोड़ा थोड़ा करके वी आर टेकिंग इट आउट, और उस ब्लड में जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ अगर हमने बाहर निकाल दी, लेट्स से कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायासीनिया ग्रेविस, हर 15 डेज के बाद हम उसका ब्लड फिल्टर कर देंगे। तो जब हम ब्लड फिल्टर करके सारी एंटीबॉडीज़ जो कि उसके मसल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं वो हमने निकाल दी, तो पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो ये जो टेक्निक होती है, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मा फीरेसिस, मतलब हम ब्लड को फिल्टर करके एंटीबॉडीज़ रिमूव कर रहे हैं। फिर एक और मेथड भी है, बस उसका जस्ट हम नेम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इन आर सिलेबस। दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होता है व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे के जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो किसी पार्ट को डैमेज कर रही हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ these methods maybe the person will be able to lead a normal life. Then we have last topic for today, that is the immune system. इम्यून सिस्टम जब आप अपनी बुक से रीड करोगे तो इसमें उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी इम्यून सिस्टम मतलब वो इम्यून सिस्टम जिसमें बी सेल टी सेल जो हैं वो मेच्योर हो रही हैं, ट्रेनिंग एक्वायर कर रही हैं। तो प्राइमरी में हमारा बोन मैरो आ जाएगा, बिकॉज वी नो बोन मैरो इज अ साइट वेयर द बी सेल्स आर बीइंग फॉर्म, टी सेल्स आर बीइंग फॉर्म। थाइमस इज द साइट वेयर द टी सेल्स आर डूइंग द ट्रेनिंग। तो थाइमस इज अ पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर द हार्ट। तो थाइमस और बोन मैरो जो हैं वो प्राइमरी में आ जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी का क्राइटेरिया यही है। प्राइमरी मीन्स जहाँ पे कि बी सेल टी सेल फॉर्म हो रहे हैं या उनकी ट्रेनिंग हो रही है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, दे विल ऑल बी कमिंग अंडर सेकेंडरी। सेकेंडरी में आप अपनी एनसीईआरटी में देखना डायग्राम में टॉन्सिल्स मेंशन होगा, लिम्फ नोड मेंशन है। जैसे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, 6 टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, तो उनका फंक्शन यही होता है कि जो माउथ के थ्रू बॉडी में बैक्टीरिया या जर्म्स एंटर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू किल दैट। लेकिन कई बार टॉन्सिल में भी स्वेलिंग हो जाती है। अगर लेट्स से कि कोई लार्ज अमाउंट ऑफ जर्म बॉडी में एंटर कर रहा है, टॉन्सिल के अंदर ही उसने अटैक कर दिया, तो टॉन्सिल्स में कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। बट नॉर्मल जो टॉन्सिल्स का फंक्शन है, दैट इज दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ जर्म्स। देन वी हैव अदर पार्ट ऑल्सो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लिम्फ नोड्स। बॉडी का जो लिम्फ सिस्टम होता है उसमें जगह जगह स्मॉल नोड्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। और इनका फंक्शन होता है दैट दे फिल्टर द लिम्फ। ये हमने क्लास 11th में डिफरेंसेस लर्न किए बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो जो ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट होता है वो लिम्फ है। अगर उसमें कोई जर्म प्रेजेंट है, बैक्टीरिया या एनी पैथोजन इज प्रेजेंट, तो वहाँ से सारे जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है लिम्फ नोड्स में। क्योंकि लिम्फ नोड्स में बहुत सारे लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं, वो लिम्फ को फिल्टर करता रहता है। इन केस इफ एनी जर्म इज प्रेजेंट इन दैट, इट विल न्यूट्रलाइज इट। देन वी कैन ऑल्सो हैव इन दिस, इसमें आई थिंक आपकी बुक में स्प्लीन भी मैंशनड है, जो इस डायग्राम में नहीं शो किया हुआ। तो स्प्लीन भी बॉडी का एक पार्ट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इट फिल्टर्स दी ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करके उसको किल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्लीन। तो स्प्लीन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। फिर इसमें आपकी बुक में शायद माल्ट मैंशनड होगा, गाल्ट है या नहीं आई डोंट नो। तो कुछ ऐसे और स्मॉल पार्ट्स हैं, जैसे लेट्स से वी हैव माल्ट, इसकी फुल फॉर्म मेंशन होगी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द बुक। तो जहाँ पे भी बॉडी के 3 मेन ओपनिंग्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी इनेट इम्यूनिटी में कराया था, जहाँ से मैक्सिमम जर्म सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स है, उस सब के ऊपर लिम्फ नोड के कुछ ऐसे पैचेस होते हैं। मतलब जहाँ पे भी ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे सर्कुलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे, लिम्फ टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स अच्छे से पैक्ड है। एंड बिकॉज दे आर हैविंग प्लेंटी ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो अगर इन रूट्स के थ्रू कोई जर्म बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, सो दीज माल्ट विल डिस्ट्रॉय दैट जर्म। तो जितने भी बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स हैं, देयर द माल्ट विल बी प्रेजेंट। देन वी हैव वन मोर पार्ट, दैट इज योर पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस, टॉकिंग अबाउट देम, फूड के थ्रू बहुत ज़्यादा पैथोजेंस बॉडी में एंटर करते हैं।
So whatever pathogens are trying to enter inside the body with the help of digestive system, तो वहाँ पे भी बॉडी ने एक सिक्योरिटी बैरियर लगाया हुआ है, दैट इज़ नोन एज पेयर्स पैचेस. तो ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले साइड पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी लिम्फ नोड ही हैं, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ लिम्फ नोड. ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर लिम्फ नोड्स होंगे जहाँ पे प्लेंटी ऑफ लिम्फोसाइट्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड, बन भी रहे हैं, स्टोर भी हो रहे हैं. तो अगर फूड के थ्रू या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कोई जर्म बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, सो दीज पियर पैचेस विल डिस्ट्रॉय दैट जर्म. तो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लिम्फ नोड भी हो सकता है, टॉन्सिल्स भी सेकेंडरी का पार्ट है, पेयर्स पैचेस भी हैं, देन वी हैव माल्ट ऑल्सो. एक टर्म गाल्ट भी होती है, पता नहीं आपकी बुक में गिवन है कि नहीं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, वो पेयर्स पैचेस के जैसा ही होता है. मतलब जो हमारा गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके साथ जो लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड है दैट इज़ नोन एज गाल्ट. तो बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हो सकते हैं. CLT भी होता है जो स्किन के साथ एसोसिएटेड होगा, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो बहुत जगह पे लिम्फोइड टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, मतलब लिम्फ नोड के स्मॉल पैचेस हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बन भी रहे हैं और स्टोर भी हो रहे हैं. अगर उस पर्टिकुलर एरिया से कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा देन दे विल बी किलिंग दैट पैथोजन. सो वी हैव कवर्ड आई थिंक 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. द फर्स्ट वन विच वी हैड डन वाज द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी, उसको एक बार रीड कर लेना. देन वी हैड डन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, फिर हमने छोटा सा टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी वो भी करा है. एलर्जी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, इम्यून सिस्टम ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. तो छोटे छोटे 4-5 टॉपिक्स हो गए हैं, इसको जस्ट रीड इट फ्रॉम द NCERT. And doubts you can ask in the next class, and then we will take up the topic of AIDS and cancer in the next class.